इन्वेंट्री थी वो थोड़ी वीक साइड पर थी। उन्होंने बात मेंशन किया कि जो बैंक के एनआईएम्स हैं, बैंक के एनपीएस हैं, उनमें थोड़ी सी बढ़त रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। एनआईएम्स थोड़े कम रहेंगे, 60 से 80 बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्पैक्ट वहां आएगा। प्लस जो मेजर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है वो देखने को मिल सकता है शायद थोड़ा बहुत बैंक के ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर भी और नंबर्स को लेकर भी। तो जो Q2 के नंबर्स में शायद रिफ्लेक्ट होगा, और इसी चीज को मार्केट ने यहाँ पर रिएक्ट करते हुए दिखाई पड़ा, जिसके इम्पैक्ट यहाँ मार्केट में हम देखने को मिला। तो आज वही 5% 4% का डिप वहां नंबर्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। लाइक वाइज जो दूसरा मेजर कंट्रीब्यूटर था वो था रिलायंस, 1/4% के आसपास की सुबह एक ब्लॉक हुई, और उस ब्लॉक के बाद यहाँ पर मासिव सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा। करीब 2 हफ्ते 3 हफ्ते के निचले स्तरों पर रिलायंस, 2 हफ्ते 3 महीने के निचले स्तरों पर रिलायंस पहुंचा। देन कम्स भारतीय एयरटेल, हालिया तेजी के बाद, नए हाइस के बाद प्रॉफिट टेकिंग। इन्फोसिस थोड़ा बहुत नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन आज अपमूव था थोड़ी वो सेल ऑफ। कनाडा पेंशन फंड्स की तरफ से भी अटकलें बाजार लगा रहा था कि जहां जहां पर उनका निवेश है वहां वहां पर सेल ऑफ आ सकता है। तो ये कुछ चीजें इनको बाजार नेगेटिवली देख रहा था, इसीलिए आज ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो 1700 1800 शेयर बिकवाली में थे और 800 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। लेकिन एडवांसेस में आज जो सपोर्ट आ रहा था वो आ रहा था आईटी से, इसमें टीसीएस कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा आईटीसी कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा था। टीसीएस इनफैक्ट नए अपने साल के ऊपरी स्तरों पर आज पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, और आईटीसी में भी आज खरीदारी रही। 354 355 के आसपास वहां पे भी रहा। कुछ सेलेक्टिव बाइंग एशियन पेंट रिलेटेड स्टॉक्स, एफएमसीजी के बारिंग फ्यू स्टॉक्स जो है जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल आज ब्रॉडर मार्केट्स में सेलेक्टिव बैंक्स में खरीदारी थी, मेटल में प्रेशर था, रियल्टी में प्रेशर था, और फ्रंट लाइन में जो बैंक्स में दबाव है वो लार्ज कैप बैंक्स में है। पीएसयूज एक दिन की तेजी जो मंडे को आई थी उसके बाद आज प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में आते हुए दिखाई पड़ रहे। तो बैंक्स, रियल्टी, मेटल, ऑटो, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां दबाव है। और 200 250 के आसपास का डिप इंडेक्स में था। 1/4% नीचे मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ, 1.25% निफ्टी बैंक नीचे बंद हुआ। स्मॉल कैप करीब करीब 1% नीचे आकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर, जहां पर सबसे पहला सवाल आया है, सर पीवीआर गिर गया और वेक्टर फूड भी गिर गया, एक्यूमुलेट करें क्या? कर सकते हैं अरूप जी, डिपेंडिंग आप टाइम फ्रेम क्या रख के चल रहे हो। मिसेस बेटर भी चला बहुत था, वो 300 400 रुपए से चलता हो गया 1000 रुपए के आसपास, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग तो आनी थी। और पीवीआर केस में जो एचडीएफसी है बैंक का भी केस चल रहा है, वो सेम पीवीआर होके चुका है, यानी कि आइनॉक्स पीवीआर का मर्जर हुआ, और दोनों यूनिट के मर्जर के बाद दोनों की मार्जिन डाइल्यूशन हुआ था, इसीलिए लास्ट क्वार्टर में नंबर में लॉस आया था। तो वो डाइल्यूशन शायद अभी कंटिन्यू करे, बट दूसरी तरफ मूवीज की पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग थी, तो नंबर थोड़े बेटर भी आएंगे शायद Q2 के मूवीज साइड से। तो रेवेन्यू स्ट्रीम तो बेटर होगी, अब कितना हद तक वो बचा पाता है नंबर में डिपेंड करता है। लेकिन Q2 Q3 नंबर्स बेटर होंगे, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल वैसे भी अच्छा होता है मल्टीप्लेक्स कंपनी। तो आप बने रहो, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। बट गैप जो होगा ना आपके एवरेज का थोड़ा नीचे होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आउट राइटली 5 5 रुपए के नीचे गैप में आप टिकट साइज बढ़े हैं इनके, तो उस हिसाब से कॉल लेना। बट बहुत जल्दी जल्दी एवरेज एटलीस्ट ना करें, थोड़ा समय दे दे के इसमें एवरेज करें। आज का डिप एक नॉर्मल डिप है, ऐसा कोई बड़ा भारी भरकम बिकवाली नहीं आई बाजार में, तो बारिंग फ्यू जहाँ पे बिकवाली भारी भरकम है। लेकिन अदरवाइज आप अगर एवरेज करना चाह रहे हो, थोड़ा थोड़ा समय दे दे के एवरेज करना चाहिए। ओके, please share view on Dhanuka Agritech and Heikel for long term investment. Want to use current down cycle for accumulation. I already have PI Industries, UPL and Coromandel. सर जो 3 एग्रोकेमिकल कंपनी अगर आपने ले रखी है, तो चौथी एग्रोकेमिकल लेने की क्या जरूरत है? मतलब 3 से वो रिटर्न नहीं आएंगे क्या जो चौथे में आपको मिल जाएगा? और तीनों ही ए ग्रेड की कंपनियां उठाई हैं आपने। यूपीएल लार्जेस्ट निफ्टी कंपनी, पीआई मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी, अभी खरीदारी का भाव भी अच्छा है, और कोरोमंडल मुर्गप्पा ग्रुप की सबसे पुरानी एग्रोकेमिकल कंपनी। तो तीनों क्लास कंपनी आप ऑलरेडी लेके बैठे हो, तो मतलब ही नहीं है चौथी कंपनी लेने का। तो इसलिए उसको तो आप भूल ही जाओ इनफैक्ट। और रही बात हाइकल की, तो हाइकल से अच्छे केमिकल स्टॉक्स अवेलेबल है मार्केट में अभी भी। आप जेबी में जा सकते हो, वो केमिकल प्लस फार्मा है। इसके अलावा इवन इनग्रेविया भी देख सकते हो, ऐसा कोई खराबी नहीं है उसमें। उनको आप पहली प्रेफरेंस दो, और मेरे ख्याल से एग्री केमिकल में आपको और एक्यूमुलेशन की जरूरत है नहीं, जो ऑलरेडी आपके पास है उन्हीं में आप नीचे कहीं मिल जाए तो आप पोजीशन ऐड ले सकते हो, क्योंकि ये तीनों ही अपने अपने सेगमेंट की मतलब फाइनेंस कंपनियां उठाएंगे आप। सो जब लार्ज कैप है, सेकंड बेस्ट मिड कैप है, थर्ड बेस्ट मिड कैप भी है, सो और कैप में जाने की जरूरत क्यों है आपको? तो उन्हीं को एक्यूमुलेट कर लो आराम से। ओके, स्मॉल कैप स्टॉक्स प्रॉफिट बुक एंड ऐड एचडीएफसी बैंक, रिलायंस। बुक तो सब करा जा सकता है, मतलब एचडीएफसी बैंक को तो मैं एक बार को फिर भी कह सकता हूँ, क्योंकि टाइम लेगा।
देखिए ये बात सही है कि उसने पिछले 2 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया। ग्रोथ प्लस मैच्योरिटी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे बहुत काम आता है कि कोई भी, अभी राहुल अरोड़ा को मैं सुन रहा था तो उन्होंने एक ही बात मेंशन किया कि एचडीएफसी बैंक ने जो पहले इनिशियल ईयर्स उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दी थी, 20% प्लस की ग्रोथ रहती थी हमेशा वहां पर। और वो हमेशा 20% प्लस की जो पॉजिटिव ग्रोथ रहती थी उसको बाजार वैल्यू देता था। लेकिन विद टाइम क्योंकि उसकी ग्रोथ स्टेबल हो गई है तो बाजार भी उसका भाव स्टेबल कर दिया, लेकिन फिर भी स्टेबल भाव के हिसाब से 15-20% निकाल के साल का दे ही देगा क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ आती है। अभी जो टूटने की बातचीत है आज जो हुई है वो एनालिस्ट फ्रेटर्निटी ने ये बात मेंशन की कि मर्जर इम्पैक्ट रहेंगे, और ये मर्जर इम्पैक्ट होने ही थे। जो पहले भी कई बार मैंने मेंशन किया है कि मर्जर जब भी होता है किसी भी दो एंटिटी का तो कॉमन क्लाइंट्स होते हैं, कॉमन बिजनेसेस होते हैं, कॉमन ब्रांचेस होंगी कई जगहों पे। सो उन सब की राइट साइजिंग होगी, एम्प्लॉयज की भी, बिजनेसेस की भी, या फिर बाकी कारोबार की भी। तो वो राइट साइजिंग का इम्पैक्ट कंपनी के नंबर्स में आएगा, 1-2 क्वार्टर तो चलेगा ही, और यही अभी रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। किसी ने भी उसका टारगेट नहीं घटा है क्योंकि कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि शायद बैंक की परफॉर्मेंस खराब होगी। दो तरह की चीजें आप मैनेज कर सकते हो, या तो आप एनालिस्ट को मान लो या आप मैनेजमेंट में भरोसा कर लो। मैनेजमेंट बिलीव्स कि वो फोर्थ लार्जेस्ट बैंक जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको होल्ड करेगा, और एनालिस्ट बिलीव्स कि थोड़ा सा 1-2 क्वार्टर का प्रेशर रहेगा। तो सेम टाइटन में भी हुआ था कुछ दिन पहले। एनालिस्ट अगेंस्ट कॉल देते थे कैरेट लेन की एक्विजिशन की, और मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग था तो मैनेजमेंट ने रिटर्न दे ही दिया, टाइटन ने ऑल टाइम हाई पर है। सो थोड़ा टाइम लगेगा कंसोलिडेशन में, जो कि नंबर्स में आएगा भी, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर भी लग सकते हैं, बट दिस इज द राइट टाइम टू एक्यूमुलेट। धीरे 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 धीरे, थोड़ा 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 आप आराम से एक्यूमुलेट करिए। बैंक अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, सीजन है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का, उन्हें दीजिए, उसके बाद आराम से एक्यूमुलेट करिएगा। ओके, व्हाट इज योर व्यू ऑन बायबैक ऑफ एल एंड टी स्मॉल? सर 5 से 10 शेयर आपके पास है जैन साहब, तो आप टेंडर तो कर ही सकते हो। मेरे ख्याल से 11 का टेंडर है पहला। आप अगर आपके पास 50 शेयर है तो आप 50 भी दे सकते हो। पहला लॉट उनका 11 का, तो कितना एक्सेप्ट करता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन छोटा इन्वेस्टर इसने नीचे के दाम पे लिया, उसको टेंडर करके बहुत कुछ मिलेगा नहीं। सो इंस्टेड ऑफ टेंडरिंग आप होल्ड ही कर लो। और बायबैक के बाद जो नीचे गिरेगा, क्योंकि यूजुअली देखा गया कि बायबैक के बाद वो प्राइस नीचे के दिखाते हैं 1-2 बार, तो अगर वो प्राइसेस नीचे के दिखाएंगे तो उसका इस्तेमाल आप करोगे फर्दर एक्यूमुलेशन के लिए। तो ये एक यूजुअल तरीका है कि कभी बायबैक में शेयर आप टेंडर करो। मतलब जिनके पास क्वांटिटी में है वो तो ये कर सकते हैं कि बायबैक में थोड़ी पोजीशन को टेंडर कर दिया, जो गेन आया उसके एवज में नीचे उन्होंने नई पोजीशन और ऐड कर दी, तो बायबैक का गेन भी उनको मिल गया, और नीचे वो फर्दर अपनी क्वांटिटी को जीरो कर गए। लेकिन मतलब क्वांटिटी भी उतनी कर ली जितनी थी उनके पास। लेकिन जिनकी पास क्वांटिटी बहुत छोटी है वो इसमें बायबैक में अगर टेंडर कर भी देंगे तो उन्हें बहुत गेन आएगा। सो इंस्टेड आप बैठे रहो, और अगर नीचे कहीं मिल जाए तो आप आराम से और ऐड करो। वो ज्यादा रिलेवेंट सिचुएशन है क्योंकि एल चला बहुत है बायबैक से। एक ही चीज अच्छी है कि पिछले 90 साल में पहला है बायबैक एल का। सो बहुत ज्यादा आपको शायद डाउन साइड दिखे नहीं इसमें बायबैक के बाद भी, क्योंकि उन्होंने बायबैक प्राइस रिवाइज किया है। ये डिमांड साइड को आप रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बायबैक में कोई देने को तैयार नहीं लग रहा होगा, इसीलिए उनको लगा कि शायद बायबैक का प्राइस 200 रुपये और रिवाइज कर दो और बायबैक का साइज और छोटा कर दिया। तो पॉसिबिलिटीज यही है कि बायबैक में बहुत ज्यादा डाउन साइड दिखेगा नहीं खुलने, मतलब बायबैक पूरा होने के बाद। तो इसीलिए आप टेंडर नहीं भी करोगे तो बहुत फर्क पड़ना नहीं है। टेंडर कर दोगे तो एक झटके का इस्तेमाल करके आप एंटर कर सकते हो। सो वो झटका मिले नहीं मिले उसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हाँ ठीक है, बाजार थोड़ा करेक्ट हो जाएगा तो झटका ही मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप फॉलो। दोनों ही केसेस में एल इज अ गुड टू गो, अच्छी कंपनी है और होल्ड करने लायक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, SIP लाइक स्टॉक है, तो आप देख सकते हो वैसे भी। ओके, इसके अलावा इन्फोसिस की बाइंग मेरी 1275 की है, और टेक महिंद्रा की 1085 की है। शॉर्ट में क्या करूं? 10-15 10-10 शेयर हैं। शॉर्ट में क्या करूं मतलब, अगर छोटी अवधि में तो मतलब मैं बाजार ही ट्रैक नहीं करता उसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अगर लंबी अवधि में तो दोनों में आप होल्ड करिए। अभी तो इनमें मोमेंटम आया भी नहीं है बहुत, मोमेंटम तो भी बाकी इनफैक्ट आना, तो आप बने रहो दोनों के अंदर। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट ट्रैक नहीं करता तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह पाऊँ। ओके, बेस्ट 3 स्टॉक्स टू बाय इन करंट मार्केट। जहाँ साहब मैं लार्ज कैप पे ही प्रेफर करूंगा अभी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज्यादा तेज चला है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कम समय में बहुत तेज चला है। तो अगर लार्ज कैप में जाना तो पहला तो HDFC बैंक है ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी सिचुएशन थोड़ी बेटर हुई है। दूसरा TCS था ही, पहले भी उस पर जिक्र किया, फिर जिक्र करूंगा क्योंकि TCS में बहुत ज्यादा डाउन साइड लिमिटेड ही है अभी भी।
ये हाई चल रहा है, मतलब वो 8% चल चुका है इस महीने के दौरान, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है टीसीएस अपना बायबैक प्राइस काट देगा। सो आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे वो, एंड थर्ड नंबर पे आप यूपीएल को एक बार को रख सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डाउनसाइड उसमें भी नहीं है। तो आई स्टिल प्रेफर दो स्टॉक्स जहाँ पर डाउनसाइड लिमिटेड हो, कंपेरेटिवली तेजी दिखाने के, तो मोमेंटम को चेज करने बजाय जहाँ पर फंडामेंटल सपोर्टिव पाएंगे। इवन रिलायंस को भी आप उसमें रख सकते हो कैटेगरी में, बट रिलायंस क्योंकि एडजस्टमेंट होकर चुका है, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है उसमें। बट नियर टर्म इवन एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, ये बहुत ज्यादा चले नहीं है, वापस टूटने लगे। तो जहाँ क्रूड रिलेटेड स्टोरी बन रही है, जैसे क्रूड 94 है, तो इसका इम्पैक्ट आ रहा है इंडिगो पे, पेंट्स पे। तो ये थोड़ा जहाँ क्रूड स्टेबल हो जाए, कहीं 95-100 पे अगर स्टेबल हो जाए क्रूड, तो ये डिस्काउंट करना शुरू कर देंगे उसे अपने आप को, और वहां पर इन्वेंटर करना ज्यादा लॉजिकल होगा। सो अभी के लिए तो जितना तेज नी जर्क रिएक्शन दिख रहा है आपको एचडीएफसी बैंक में, या जितना तेज नी जर्क रिएक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है टीसीएस वगैरह या रिलायंस, इस तरह की नीचे रिएक्शंस का इस्तेमाल करिए, और वहां पर आप फिर भी एक बार को एंटर कर सकते हैं। कंपेरेटिवली मिड कैप की स्टोरी में बहुत तेजी आई है, तो थोड़ा सा वहां पर राइट साइज होने की जरूरत है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इन्फी झटका देगा क्या? नो आइडिया अगुल सर। दे दे तो वेल एंड गुड है, मतलब बारिश होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, छाता लेके निकल सकते हो, उसका ही कर सकते हो आप, वो कर लो। तो अगर फॉल आया तो वेल एंड गुड है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी। अगर नहीं आया तो होल्ड करिए, यही कर सकते हैं मैक्सिमम। इतना समय तक उसने एक रेंज बिताया है अभी नीचे, करीब वो 1100 1000 रुपए की रेंज से बहुत समय तक ये 1100 1200 में घूमता रहा है, अभी भी वहीं घूम रहा है, बहुत ज्यादा दूर गया भी नहीं। सो विद टाइम इतनी बड़ी रेंज उसने वहां दिखाई है, इतने समय तक वहां कंसोलिडेट किया है, तो वो आपको मौके दिए ही थे ना, ऐसा तो है नहीं मौका आज आपको फिर से चाहिए। तो जब चल गया फिर मौका के ढूंढने क्या फायदा, जब नहीं चला तो मौका ढूंढिए ना, जो एचडीएफसी बैंक में आज हो रहा है। तो एचडीएफसी बैंक में ये नहीं कह रहा हूँ कि आज बहुत ही बढ़िया बैंक हो गया और बहुत ही सब कुछ सही हो गया, और ये भाव बिल्कुल बढ़िया है, इससे नीचे के भाव नहीं मिलेंगे। हो सकता है मिले, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, बट हो सकता है ना भी मिले, और हो सकता है ये एक्यूमुलेशन के लिए सबसे बढ़िया जोन दिख रहा हो। सो आप आउट राइटली बाय करने के बजाय थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स में, जिनकी क्रेडिबिलिटी ओवर अ टाइम प्रूवन है। मतलब 23% की सीएजीआर रही है एचडीएफसी बैंक की 1993 से लेकर आज तक, ये इसका आईपीओ से लेकर अब तक का परफॉर्मेंस, यानी 23% सालाना ग्रोथ से ग्रो किया है, कभी ज्यादा कभी कम भी ना हो। मैं इसको और घटा देता हूँ तो भी 15% तो मिल ही जाएगा साल का, जो आपको कोई भी म्यूचुअल फंड देता है। सो इतना तो अंदाजा लगा के आप एंटर कर ही सकते हो, स्लोली एंड स्टेडली से। टीसीएस ने नहीं दिया था ऐसा कुछ गेन, लेकिन एक ही महीने में 7% गेन दे ही गया ना। सो इवन एल एन टी बहुत टाइम तक नहीं दिया, एकदम से गेन दे गया। इवन आईटीसी बहुत समय से एक रेंज में है, तो ये भी जिस दिन चलेगा, या एसबीआई जिस दिन चलेगा, इन दोनों में बढ़िया रेंज बन गई, तो उनको भी आप देख सकते हो। तो ये एक्यूमुलेशन जोन्स होते हैं, उनको आप एक्यूमुलेट करो आराम आराम से। ओके, एपीएल, अपोलो ट्यूब, पीआई इंडस्ट्री, गैलेक्सी, सब इतने सारे नाम तो नहीं ले पाऊंगा। करंट स्टॉक में बाय करने के लिए पीआई इज गुड, एसआरएफ इज गुड, एपीएल अपोलो भी ठीक है, लेकिन ये दोनों ज्यादा रिलेवेंट सिचुएशन में है एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि एपीआई वैसे तो बहुत चला है, बहुत एग्जॉर्बिटेंट चला है, लेकिन उसके बावजूद भी ठीक लग रहा है। एसआरएफ एडजस्ट होकर नीचे मिल रहा है, तो वो एक बार को फिर भी देख सकते हो। बाकी गैलेक्सी एंड एपीएल अपोलो में से, या बोरोसिल, बोरोसिल भी मीडियम टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए मैम बहुत सारे नंबर्स पे डिपेंड करता है, ये बहुत महंगे वैल्यूएशन पर ऑलरेडी। सो उस पार्ट को आप एक बार को रेफरेंस में ले लेना। और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट से अच्छी तो और केमिकल कंपनी आपको मिल रही है, इवन आरती ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी आपको जो मिड कैप में और नीचे के दाम पर है। एक आध दो क्वार्टर का नंबर ठीक हुए तो ये वैसे ही खिंच जाएगा, और आप ऑलरेडी दो केमिकल कंपनी में डील कर रहे हो, एक दो तीन तीन केमिकल कंपनी हमने ऑलरेडी डाल रखी है अपनी चीजों, तो एक दो पे ही रहो, इतना ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन ठीक नहीं होता किसी भी सेक्टर को लेके। ओके, ग्लोबल स्पिरिट्स, वही जी होल्ड कर सकते हो इसको, और इफ इन केस अगर आप नहीं ले पाए हो तो ले भी सकते हो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये हिट एंड डाउन है वन, और लिकर पूरा चला। इनफैक्ट अगर आप लिकर में कोई दूसरा नाम ढूंढ रहे हो यूएसएल की जगह, तो यूबीएल होगा जिसको आप प्रेफरेंस दे सकते हो। यूबीएल में एक बड़ी स्टोरी डेवलप हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। बियर का लार्जेस्ट प्लेयर है, 52% मार्केट शेयर ओन करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट इविटा मार्जिन है स्पेस में। दो क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर के नंबर बहुत खराब थे, और नंबर खराब के बाद टूटा ही बहुत था। तो और प्लस सबसे बड़ी चीज मैनेजमेंट चेंज है, और मैनेजमेंट चेंज की स्टोरी बहुत बढ़िया स्टोरी होती है, जो जुबनेंट में हुई है, जो इनग्रेविया में हुई है, जो अब ग्लोब इसमें यूनाइटेड ब्रेवरीज में भी हुई है, इनमें बहुत रिएक्शन आया नहीं है मैनेजमेंट चेंज के बाद। तो ये तीनों में एक शायद रिएक्शन गोइंग फॉरवर्ड इसका देखने को मिल सकता है।
तो आप अगर जा रहे हो कोई लिकर में ढूंढ रहे हो तो यूनाइटेड ब्रिवरीज एक नाम हो सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट की ही तर्ज पर कंपनी भी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स डियाजियो की सब्सिडरी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लिकर कंपनी की। और यूनाइटेड ब्रिवरीज हेनिकन की सब्सिडरी है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट बियर कंपनी। सो तर्क दोनों की सेम है। अच्छी खासी मल्टीनेशनल जाइंट है और डोमिनेट करती हुई कंपनी है। लास्ट क्वार्टर के नंबर इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से खराब थे। डिमांड पिकअप करेगी गोइंग फॉरवर्ड, तो आप देख सकते हो। प्रोडक्ट वाइज ऑब्वियसली होता है, वो लार्ज प्रोडक्ट लाइन है उसकी यूनाइटेड स्पिरिट्स की। यूबीएल की लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन होती है और इनकी शेल्फ लाइफ भी होती है 6 महीने की। लेकिन स्टिल इट्स अ गुड कंपनी। चलना चाहिए इसकी स्टोरी में, तो लग रहा है सदम है। बाकी आप देख सकते हो गोइंग फॉरवर्ड। ओके, इसके अलावा बैंक्स फंड फ्लोज के बाद क्यों गिर रहे हैं? कोटक भी गिरा था आज, एचडीएफसी बैंक। फंड फ्लो से कोटक में तो वो कैनेडियन पेंशन फंड वाली खबर के नाम बीच में भेज रहे थे उसको। कैनेडियन पेंशन फंड का एक्सपोजर जहां जहां पर है, तो उसमें आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनमें बिकवाली देखने को मिल रही थी। एचडीएफसी बैंक की गिरने की वजह अलग थी, उसमें उनकी आज एनालिस्ट मीट का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है, जहाँ पे नंबर्स वीकनेस की बात की गई थी। साइमल्टेनियसली एयू बैंक चल रहा था, आईडीएफसी बैंक चल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि बैंक्स में प्रेशर था, कोई फ्लो नहीं था। लेकिन जहां जहां पर न्यूज फ्लोज का रिएक्शन था, वहां वहां पर ज्यादा सारा दिखाई पड़ा और बस बन रहे थे। लेकिन अदरवाइज ऐसा कोई मेजर सेल ऑफ तो नहीं है। आज का जो पूरा प्रेशर था बैंक्स में, तो एचडीएफसी बैंक ही अकेला खींच रहा था। आप खुद ही अंदाजा लगा लो, 600 अंकों के फॉल में 500 अंकों तो अकेले एचडीएफसी बैंक ही आ गए, बाकी बचे आईसीआईसी बैंक ले आया। सो मेजर डाउन साइड तो उन्हीं की वजह से ही आ रहा था। बाकी बैंक्स में इतना प्रेशर था। एक्सिस बैंक तो डाटा नए हाई बनाता हो गया है, साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया, 3.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पहुंच गई। सो वहां तो स्टोरी अलग डेवलप हुई। सो ऐसा कोई आउटराइटली एक ही तरीके से आप नहीं गिन सकते सारे बैंक्स को, जो आज प्रेशर देखने को मिला। ओके, डेल्टा कॉप में ऐड किया जा सकता है सर, एसआईपी में नहीं, लेकिन डेल्टा कॉप में तो आप आउटराइटली भी जा सकते हो। एसआईपी वाइज टाटा पावर फिर भी ठीक है, लेकिन बहुत चला हुआ स्टॉक है तो उसका ध्यान रखना। बट आउटराइटली थोड़ा बहुत डेल्टा कॉप जा सकते हैं, लेकिन मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म नहीं। ये मीडियम टर्म लाइक ही स्टॉक है। इसमें आमतौर पे लोअर एंड 150-160 रुपये रहता है, और ऊपर की तरफ 320 के आसपास शायद हाइस बनाता है। तो उसी रेंज के लोअर एंड पर है, आप उससे आप तक कॉल ले सकते हो। चलो अब एक दो सवाल और फेसबुक यूट्यूब पे ले लेते हैं। सुला एंड जी एंटरटेनमेंट, सीएमपी, योगेंद्र सर, दोनों से अच्छे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। सन टीवी उसके केस में, यूबीएल ग्लोबल्स के केस में, तो आप उनको एक बार ऑप्शन में देख सकते हो। सुला नया आईपीओ है, दो कंपनी के नंबर अच्छे थे, Q1 का अपडेट भी बढ़िया था। लेकिन स्टिल अभी थोड़ा समय दे दीजिए, उसके बाद एंटर करना ज्यादा बेटर। इक्विटी छूटने का समय आ रहा है इनका, वैसे भी आईपीओ वाले हैं सब। तो उसको आप ध्यान रख के ही कॉल लीजिएगा। और जी एंटरटेनमेंट में शुरू से एक क्राइसिस चल रहा है, आज से नहीं है, बहुत कुछ इसके अंदर है, तो अभी उसको तो आप फिर भी प्रेफरेंस नहीं दिए ज्यादा बेटर। एंटर करने का मनोज जी, एचडीएफसी बैंक में एंटर करने का कोई सही समय नहीं है। आप एसआईपी कर सकते हो। अगर आप एचडीएफसी बैंक में कुछ एंटर करने की सोच रहे हो, तो आप ये कर लो कि आज एक बड़ा लॉट ले लेते हैं, 10 शेयरों का, 20 शेयरों का, जो आपका एपेटाइट होता है। और फिर एक हर फॉल में यहाँ से 4% फॉल, 5% फॉल में 3 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर ऐसे करके ऐड करते ही चले जाओ। और ये जितने टस समय तक ये कंसोलिडेशन देता रहे, उतने समय तक आप उसको आराम आराम से ऐड करो। डिविडेंड पेइंग बैंक है, लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है मार्केट कैप से, फोर्थ लार्जेस्ट बैंक है नई एंटिटी के लिहाज से। तो 15% की सालाना ग्रोथ तो देने दे ही देगा आराम से, ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। तो वो तो बन ही जाएगा आपका। बाकी आपको सही मौका दे रहा है सही समय पर एंटर करने का, तो आप एंटर करते हो। कल आपको शुरुआत में नीचे मिल जाए, थोड़ा थोड़ा ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एमएमटीसी, योगेश जी, तेजी मिलती रहे, निकलते जाइए। इस कंपनी की ऑपरेटिंग लॉसेस पिछले 12 साल से हैं। 1-2 साल से नहीं, 12 साल से ऑपरेटिंग लॉस। रेवेन्यूज है क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी है, लेकिन मार्जिन है नहीं बिल्कुल भी। सो ये और एसटीसी दोनों में ही आपको कहीं भी तेजी मिले, आप बढ़िया पैसा बना रहे हो, निकल जाओ, बेस्ट होता है। फंस गया तो बहुत मुश्किल हो सकता है चल जाए थोड़ा मोमेंटम के दम पर। एक जमाने में 1300 रुपये का स्टॉक था, बिना स्प्लिट बोनस के नीचे आया। सो सारा ध्यान संभल के ही आप कॉल लेना इसमें, जो भी ले रहे हो। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। माफी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात हुई कल, अब बुधवार के दिन, नहीं सॉरी, बृहस्पतिवार के दिन। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो @स्मिथ रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, बाकी सोशल मीडिया हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। और आप CNBC आवाज़ के और फेसबुक और यूट्यूब पेज पे रोज 3:30 बजे सवाल पूछ सकते हैं।